हेलो बच्चों, आज हम डायमेंशन एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट और डायमेंशनल फॉर्मूले किए थे। डायमेंशनल फॉर्मूले कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे बच्चों, और आज हम देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूले हम क्यों पढ़ते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चों, देखो हम पढ़ रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, देखो बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस के तीन एप्लीकेशन होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट जो यूज होता है, किसी एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में फाइंड करना। जैसे हमारे पास 1 मीटर अगर कोई वैल्यू है, लेंथ है 1 मीटर, और इसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। बट जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, लाइक फोर्स की यूनिट है, जैसे 1 न्यूटन है ना, तो 1 न्यूटन है बच्चे एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट। इसको हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, डायन। क्लियर? तो न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना, या जूल को आर्ग में कन्वर्ट करना, या किसी नए सिस्टम में ही हमें यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो बच्चे डायमेंशनल एनालिसिस का पहला जो एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम one system to another system of measurement। ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन है बच्चों, जैसे हम पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r है ना, या टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t = 2π√L/g। तो बच्चे ऐसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना, या बोलेंगे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन होगा बच्चों डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, या फिर लिखते हैं बच्चों इसको फाइंडिंग द रिलेशनशिप ठीक है, बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो बच्चों ये सेकेंड एप्लीकेशन हुआ। थर्ड एप्लीकेशन इसका होता है कि हमें अगर कोई एक फॉर्मूला दिया गया है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो भी बच्चों हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला डायमेंशनली। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ये तीन एप्लीकेशंस हैं। क्लियर? डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस का कहाँ यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लिमिटेशंस देखें डायमेंशनल एनालिसिस के, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, limitations of dimensional analysis। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट लिमिटेशन होता है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम वो फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकते हैं जिसमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट find the value of a dimensionless constant
डायमेंशन लेस कांस्टेंट इन अ फॉर्मूला। ये बच्चे पहला लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन है बच्चों, हम उस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके जिसमें 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट में अथवा डिवीजन में डिपेंड करती हैं। ठीक है। तीसरा लिमिटेशन है बच्चे, हम वो फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं या फिर जो फिजिकल क्वांटिटी 3 और 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो बच्चों ये हमारी लिमिटेशंस होंगी। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। राइट। देखिए बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला करते हैं पहले हम जानते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस में किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है n इंटू यू होती है, जहां n होता है बच्चे कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल वैल्यू और u होती है बच्चे यूनिट। तो हम क्या लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। राइट। जैसे बच्चों हम लिखते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर, है ना। तो ये कोफिशिएंट है और ये यूनिट है, ये कोफिशिएंट है, ये यूनिट है ना। ऐसे बच्चों हम लिखते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा एसआई सिस्टम में यूनिट है न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में यूनिट है डाइन। तो 1 न्यूटन हो गई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁵। तो देखो यहां हम लिख सकते हैं एसआई सिस्टम में n1 की वैल्यू है 1। ठीक है। जबकि सीजीएस सिस्टम में n2 की वैल्यू क्या है, 10⁵। राइट। ये हमने न्यूटन का निकाला। अब बच्चों इसका हम सॉल्व करते हैं कि हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लो कोई क्वांटिटी ml/t पे डिपेंड करती है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों n1 m1 l1 t1। अब इनकी पावर्स क्या हो सकती हैं, a b c, कुछ भी पावर हो सकती है। इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बच्चों, n2, है ना। यहां आएगा m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b एंड t2 टू द पावर c। तो बच्चों n2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b एंड t1 अपॉन t2 टू द पावर c। तो बच्चों ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ n2 सेकंड सिस्टम में। क्लियर। ये फॉर्मूला जनरली हम यूज करेंगे। अब दूसरा तरीका भी देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि अगर हमें 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है ना। तो बच्चों देखो एक तरीका तो है कि जो न्यूटन है वो यूनिट है फोर्स की, F इक्वल्स टू क्या होता है, ma, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चे किलोग्राम, देखो F इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 किलोग्राम, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो हम क्या लिख सकते हैं, 5 किलोग्राम में आ जाएगा 10⁻³ ग्राम, मीटर में आ जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर और सेकंड का वही रहेगा। तो बच्चों क्या आ जाएगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहलाता है न्यूटन। तो बच्चे ये हुआ 5 न्यूटन इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁵ डाइन। राइट। एक ये सिंपल तरीका है कन्वर्जन का, है ना। इसका मतलब n1 अगर ऐसा यूनिट में 5 है तो n2 हो गया सीजीएस यूनिट में 5 इंटू 10⁵।
ठीक है। अब बच्चों दूसरा करते हैं हम, देखिए इसी को हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके सिखाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये सिंपल मेथड हो गई। देखिए जैसे हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन, राइट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास है एसआई सिस्टम और हमें करना है कन्वर्ट सीजीएस सिस्टम में, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूटन है वो किसकी यूनिट है। न्यूटन है बच्चे फोर्स की, तो F इक्वल टू होता है डायमेंशन फॉर्मूला mL_T-2, है ना। अब बच्चों यहां हम लिखेंगे N1 इक्वल टू F5 और N2 हमें निकालना है, ठीक है। ये ऐसा ही सिस्टम में M1 L1 T1, ये हो गया बच्चे 1 kg, ये हो गया 1 मीटर, हो गया 1 सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में M1 इक्वल लिखा जाएगा 1 ग्राम, L1 इक्वल लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर और T1 आएगा 1 सेकेंड। अच्छा यहाँ हम कर लेंगे M2 L2 T2, ठीक है। अब बच्चों हम बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे N2 इक्वल टू N1 और क्या आएगा यहाँ पे M1 अपॉन M2 टू द पावर A, है ना। फिर आएगा L1 अपॉन L2 टू द पावर B, फिर आएगा T1 अपॉन T2 टू द पावर C। अब बच्चे M का पावर यहाँ क्या है 1, L का पावर क्या है 1 और T का पावर है -2। तो A इक्वल हो गया 1, B इक्वल हो गया 1 और C इक्वल हो गया -2। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, यह आएगा 5, यहाँ लिखेंगे 1 kg अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1 और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर -2। तो बच्चों N2 आ जाएगा हमारा 5 और ये होगा, अब आप या तो ग्राम को केजी में लिखो या केजी को ग्राम में लिखो, है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1 और ये कट गया, है ना, ये कट गया, ये भी कट गया। तो बच्चों क्या आ गया, N2 की वैल्यू आ गई 5 × 10⁵। तो ये हमने किया क्या यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड इफ 1 कैलोरी इक्वल टू होता है बच्चे 4.2 जूल। 1 कैलोरी क्या होता है 4.2 जूल, ठीक है। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, if in a new system of measurement unit of mass, बच्चे बेसिक यूनिट ऑफ मास के लिए इन्होंने अल्फा kg, लेंथ की बेसिक यूनिट ली है बीटा मीटर एंड बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। आपसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन न्यू सिस्टम या न्यू यूनिट, ठीक है। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो देखिए ये हो जाएगा एसआई सिस्टम और ये न्यू सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम में बच्चे N1 है हमारा 4.2, क्लियर, और न्यू सिस्टम में हमें N2 निकालना है। यहाँ M1 L1 T1,
ये लिखेंगे 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, ठीक है। और यहां बच्चे न्यू सिस्टम में m बनाएगा अल्फा kg, l बनाएगा बीटा मीटर और t बनाएगा गैमा सेकेंड। n2 इक्वल टू हमारे पास क्या है n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 बाई l2 टू द पावर b और t1 बाई t2 टू द पावर c, है ना। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जूल किसकी यूनिट है। जूल है बच्चों यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml/t-2। तो बच्चे इसको हम लिख सकते हैं यहां 4.2 और यह आएगा 1 kg अपॉन अल्फा kg पावर 1 मीटर अपॉन बीटा मीटर पावर 2 और यहाँ आएगा 1 सेकेंड अपॉन गैमा सेकेंड पावर -2, ठीक है। तो ये आएगा कितना 4.2 अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -2 और गामा टू द पावर प्लस का 2 ऊपर जाएगा, तो है ना। ये आगे बच्चे किसकी वैल्यू ऑफ n2। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट में ही देखते हैं। देखो वैल्यू ऑफ जी ये होता है बच्चों 6.67 10 पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आएगा, तो -2 लिख सकते हैं किसमें इन एसआई सिस्टम, राइट। हमें बच्चों किसमें वैल्यू चाहिए किसी नए सिस्टम में, राइट। तो जैसे सीजीएस सिस्टम में फाइंड करूं, सीजीएस सिस्टम में हमें फाइंड करना है। तो देखो एक तो सिंपल सा तरीका है, आप इसको कन्वर्ट कर लो, है ना। या फिर देखो कि हमें ये जो वैल्यू है जी की किस में कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। तो आपको बच्चे इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालता हूं। जी का क्या है बच्चे न्यूटन, तो ml/t-2, ये क्या हुआ मीटर स्क्वायर है तो L2 और kg -2, तो ये आ जाएगा m टू द पावर -2, है ना। तो g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया m टू द पावर -1 L टू द पावर 3 और t टू पावर -2। अब आप इसको नए सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों n2 इक्वल टू क्या आएगा n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b और t1 अपॉन t2 टू द पावर c, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी 6.67 10 पावर -11। m1 फर्स्ट सिस्टम है एसआई सिस्टम, तो 1 kg अपॉन 1 ग्राम, पावर क्या हो जाएगी इसकी -1 और यहाँ आएगा लेंथ का है बच्चे तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, पावर क्या आ जाएगी 3 और टाइम में है बच्चे 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर आएगी -2, है ना। तो n2 आ जाएगा 6.67 10 पावर -11 और ये होगा 10 पावर -3, है ना, 10 पावर -3 इंटू ये हो जाएगा 100, है ना, मतलब 10 पावर 2 तो आएगा 10 पावर 6, तो ये हो जाएगा अपना 6 बचेगा, है ना। तो ये होगा 6, 3 प्लस का आएगा तो ये आएगा 6.67 10 पावर -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे क्या न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
सेकंड एप्लीकेशन बच्चों इसका करते हैं, किसका? कन्वर्जन ऑफ यूनिट हमने कर लिया। अब हम करते हैं फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर हम बोलते हैं डिराइविंग अ फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इट डिपेंड्स ऑन मास, स्पीड एंड रेडियस। तो इसको लिखते हैं बच्चों, इफ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड v, है ना, एंड रेडियस ऑफ द पाथ, एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना, तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। आपसे बोला गया फाइंड क्या फाइंड करना है? फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स F हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कर दो, मास की पावर A कर दो, स्पीड की पावर B कर दो, और रेडियस टू द पावर C। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लगा दो K, m टू द पावर A, V टू द पावर B एंड R टू पावर C। ये इक्वेशन 1 हो गया। के बच्चे यहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा ml t टू पावर -2, यहां जाएगा m टू द पावर A, ये होगा l t -1 टू द पावर B, और ये होगा l टू द पावर C। ठीक है, तो अब आप इसको देखेंगे क्या होगा, ये m टू द पावर A, l टू द पावर B प्लस C, ये क्या होगा बच्चे B, और ये हो गया C, और t टू द पावर आ जाएगा -B। इसके बाद बच्चों हमें करना पड़ता है कंपेयरिंग, दोनों साइड की पावर्स को कंपेयर करें, है ना, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। क्या होगा बच्चों इसमें, देखो यहां पावर 1 है, यहां A है, तो A इक्वल्स टू क्या आ गया 1, फिर यहां देखिए B प्लस C है ना, और यहां 1 है। ठीक है, तो देखो B प्लस C इक्वल्स टू क्या हो गया 1, फिर यहां देखेंगे हम क्या, -B और यहां -2 है, तो क्या हो जाएगा -B इक्वल्स टू -2, तो माइनस माइनस कट गया, B इक्वल्स टू क्या आ गया 2। अब ये B की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2 प्लस C इक्वल्स टू क्या आ गया 1, तो C आ गया -1। A, B और C मिल गया बच्चों, है ना, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर क्या है A, दैट इज 1, और V की पावर B है, और R की पावर -1 है ना, तो बच्चों ये आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv²/r। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आता है mv²/r, है ना। तो हर फॉर्मूले को हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ a spherical ball is moving in a liquid, है ना, किसी लिक्विड में मूव कर रहा हो, then viscous force acting on the ball डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
ईटा। ये किसके लिए होता है बच्चे? लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना। और स्पीड ऑफ बॉल और रेडियस ऑफ द बॉल, ठीक है। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, इसका फॉर्मूला निकालना है क्या होगा, है ना, फोर्स का। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हमने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर कर दो A, फिर V टू पावर कर दो B, फिर R टू पावर कर दो C, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो F इक्वल टू क्या आएगा, K ईटा टू द पावर A, V टू द पावर B और R टू पावर माइनस C। अब आपको इनके डायमेंशन फॉर्मूले पता होना चाहिए, है ना। सपोज नहीं पता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस ईटा A dV अपॉन dx। तो इससे हम ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो बेटा ये हो गया कितना, ml टू पावर माइनस 2 ईटा l की पावर 2, ये हो गया lt माइनस 1 अपॉन l, है ना। तो यहां से क्या होगा, एक l कट गया तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m l टू द पावर माइनस 1 t टू पावर माइनस 1, ठीक है। तो अब हमें ये फॉर्मूला यहां रखना पड़ेगा। यहां होता बच्चे m l t टू पावर माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, ये के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ईटा की जगह क्या लिखेंगे, m l माइनस 1 t माइनस 1 पावर a हो गया, ठीक है। फिर v की जगह क्या लिख देंगे, l t माइनस 1 पावर b हो गया, और रेडियस l टू द पावर माइनस c, यहां c आएगा, है ना। बस इसके बाद बिल्कुल इजी है, सॉल्व कर दो कंपेयर करके। m टू द पावर a हो गया, l टू द पावर क्या हुआ माइनस a और प्लस का b और प्लस का c, t टू द पावर क्या हुआ बच्चों माइनस a माइनस b, है ना। तो m l t माइनस 2। अब क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर कर देंगे, है ना। तो देखिए यहां m की पावर है 1 और यहां है a, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, a इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1, ठीक है। तो a इक्वल टू तो हो गया 1। फिर देखिए माइनस a प्लस b और प्लस c, तो यहां पावर 1 है, फिर वही लिखेंगे माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या है 1। a तो है हमारे पास, b और c नहीं है अभी, है ना। तो चलो यहां रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो ये माइनस 1 प्लस b प्लस c इक्वल टू 1, तो b प्लस c तो आ गया अपना 2, है ना। अब देखिए बच्चों यहां माइनस है और माइनस भी है, यहां क्या है माइनस 2, तो क्या लिखेंगे माइनस a माइनस b इक्वल टू क्या हुआ माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आ गया a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 2। a की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो b आ जाएगा 1। अब b की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो तो c क्या आ जाएगा 1, है ना। a b और c की वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर सकते हैं। अब बच्चों यहां पर एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड करना पड़ता है कि k की क्या वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां ये जो k है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6 पाई, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे f इक्वल्स टू, ये तो हो गया 6 पाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट, है ना, ईटा r इंटू वी, ठीक है, 6 पाई ईटा r इंटू वी। क्लियर। इस तरीके से बच्चों हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे का, जब बच्चों जैसे हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो आगे देखिए, जैसे बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किस किस पे डिपेंड करता है, हमने कहा लेट t डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड स्मॉल g जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है एट दैट प्लेस, ठीक है। तो आपको t का डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करना है ना। क्या करेंगे बच्चों, इसमें बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे
टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, क्या, मास m टू द पावर a कर दो, और लेंथ l टू द पावर b कर दो, और g टू द पावर c कर दो, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा k m टू द पावर a l टू पावर b g टू पावर c। इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब यहां हम वैल्यूज रख दें m0 l0 t, राइट साइड में आ गया m टू द पावर a l टू द पावर b, और ये हो गया एल टी माइनस 2 टू द पावर c। ठीक है, तो ये हो गया m टू द पावर 0 l पावर 0 t, m टू द पावर आया a, यहां क्या होगा बच्चे, ये है l पावर b और l टू द पावर c, l पावर b प्लस c। फिर t का पावर क्या आएगा, t का पावर आएगा माइनस 2c। अब क्या करना है बच्चों इसमें, अब हमें इनकी पावर्स को कंपेयर करना है। तो यहां देखिए a की जगह क्या आएगा 0, तो a इक्वल टू क्या होगा बच्चे 0, b प्लस सी क्या है 0, तो b प्लस सी क्या हो गया 0, और माइनस 2c इक्वल टू है 1, तो c आ गया माइनस 1/2। अब ये c की वैल्यू यहां रख दो, तो b माइनस 1/2 आ गया 0, तो b आ गया 1/2। इक्वेशन 1 में बच्चे वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आएगा k m टू द पावर तो 0 हो गया, मतलब m पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं है, m पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, l टू द पावर है b, तो l टू पावर आ गया 1/2, और g टू द पावर आ गया माइनस 1/2, है ना। तो बच्चों प्रैक्टिकली ये फाइंड किया गया कि जो k की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई, है ना। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g। तो ये हो गया बच्चे अपना नेक्स्ट। अब हम चलते हैं आगे, तीसरा एप्लीकेशन बच्चे, उसके पहले हमें एक देखना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो नोट कर लेना, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये बताता है अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है ना, तो वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जबकि उनके डायमेंशन सेम हों। मतलब द क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड हैव सेम डायमेंशन। ठीक है, बट इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन इट इज नॉट नेसेसरी। दो डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटीज का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो उनको, बट अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके डायमेंशन सेम होना चाहिए, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन should have same dimension formula, should have same dimensions। ठीक है, for product and division it is not necessary। ठीक है, तो बच्चों ये हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। और एक और आपको पॉइंट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंगल्स, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स,
ये क्वांटिटीज बच्चों डायमेंशन लेस होती हैं, है ना, आर डायमेंशन लेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे मान लो y इक्वस टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है, या फिर ऐसे लिखते हैं y इक्वस टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हम ये देखेंगे ये बच्चे एंगल है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो डायमेंशन लेस होना चाहिए, है ना। तो देखो बच्चे ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका कैपिटल ए का डायमेंशन तो लेंथ के बराबर आ जाएगा, बट के एक्स जो है ना बच्चे और माइनस ओमेगा टी, ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होना चाहिए, पहली बात। और देखो ये क्वांटिटी इसके एडिशन में है, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, ये होना चाहिए m0 l0 t0 के बराबर ऑल्सो। तो बेटा यहां से हमें क्या पता चल गया कि जो kx है वो ओमेगा टी के बराबर होगा डायमेंशनली, है ना। तो हम k अपॉन ओमेगा का डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्या आएगा t बाई एक्स के बराबर आएगा, राइट। सिर्फ k का डायमेंशन निकालना हो, अगर हम सिर्फ k का डायमेंशन निकालना है तो kx को क्या कर दो बच्चे m0 l0 t0, है ना। तो मतलब k का जो डायमेंशन है वो 1/x के डायमेंशन के बराबर होगा, दैट इज l इनवर्स होगा। तो ये बच्चे पहली चीज है कि जो भी क्वांटिटी किसी एंगल में होगी वो डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा होता a e टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, सपोज इस फॉर्मेट में है, तो बच्चों ये जो है ये पावर है एक्सपोनेंट की, ये डायमेंशन लेस होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो के एक्स स्क्वायर है ये पावर, इट शुड बी m0 l0 t0, दैट इज इसको 1 कर दो, है ना। तो बच्चे के एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1, तो k का जो डायमेंशन है 1/x स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। अब x जो भी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, है ना। जैसे लॉग ऑफ समथिंग लिखा हो तो वो भी डायमेंशन लेस होगा। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, तभी आगे के क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला डायमेंशनली, है ना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, v इक्वल टू दे रखा है a प्लस बी टी प्लस c अपॉन डी प्लस टी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपसे पूछा गया बच्चे हियर जो v है इट इज स्पीड, v क्या है स्पीड, एंड t जो है बच्चे वो है टाइम। a b c एंड d ये कांस्टेंट हैं, तो आपको इनके डायमेंशन पूछे गए कि a b c d के डायमेंशंस क्या होंगे। तो बच्चों देखो हम क्या देखेंगे, ये सारे तीनों टर्म एडिशन में है तो इसका डायमेंशन v के बराबर होगा। तो बच्चों डायमेंशनली हम a इक्वल टू v लिख सकते हैं, मतलब a का डायमेंशन क्या आ गया l t माइनस 1, a का डायमेंशन मिल गया। दूसरी बात bt को बच्चों हम a के बराबर भी लिख सकते हैं और bt को v के बराबर भी लिख सकते हैं डायमेंशनली। तो bt बराबर आ गया v, तो b ये आ गया t और ये है l t माइनस 1, तो b का डायमेंशन आ गया l t माइनस 2। ऐसे बच्चों हम देखेंगे d और t एडिशन में है तो d का डायमेंशन t के बराबर होना चाहिए, d इक्वल टू t, तो d का डायमेंशन आ गया t के बराबर, है ना। फिर हम देखेंगे कि देखो c अपॉन डी प्लस टी है, तो या तो आप t ले लो या d ले लो, है ना, उसको v के बराबर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चे c अपॉन डी इक्वल टू v, तो c बराबर क्या आ गया d इंटू v, d का डायमेंशन क्या है अपना t है और v का डायमेंशन क्या होगा l t माइनस 1, तो बच्चों c का डायमेंशन आ जाएगा l, है ना। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बच्चे PYQ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अल्फा इक्वल टू दे रखा है f अपॉन v स्क्वायर,
अल्फा इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। ठीक है, वी है वेलोसिटी, एफ फोर्स, टी टाइम है। आपको अल्फा एंड बीटा के डायमेंशन पूछे गए। क्या पूछा गया, अल्फा एंड बीटा के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम क्या देखेंगे, ये जो टर्म है एंगल है, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो बीटा इंटू टी हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो बीटा का मिलेगा क्या, 1 अपॉन टी। बीटा का डायमेंशन आ गया टी पावर -1। ठीक है, दूसरा बच्चों एफ तो दे रखा है फोर्स है और वी दे रखा है वेलोसिटी है। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन वी स्क्वायर। तो यह आ गया फोर्स हुआ mLt-2 और v हो गया Lt-1 का स्क्वायर। अल्फा का क्या आ जाएगा, mL2t-2, नीचे आएगा क्या बच्चों, L2t-2। तो अल्फा आ जाएगा mL0t और ये -2 पर जाएगा, है ना, तो +2 ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो बच्चों इस तरीके से हम डिफरेंट डायमेंशंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करा देता हूं। यहां बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, ये इक्वल है अल्फा रूट वाई अपॉन वाई प्लस बीटा। ठीक है, यू है बच्चों एनर्जी, वाई डिस्टेंस है, अल्फा इंटू बीटा पूछा है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, एनर्जी है और ये क्या है, डिस्टेंस, राइट। पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो y प्लस बीटा है ना, तो बच्चों y का और बीटा का तो सेम आएगा। तो बीटा इक्वल टू आ गया y दैट इज l। अब यहां पर एनर्जी है तो हम लिख सकते हैं mL2t-2, ये तो लिखा किसकी जगह, एनर्जी की जगह। अल्फा रूट वाई, तो देखो अल्फा रूट वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट एल। वाई प्लस बीटा की जगह कुछ भी एक लिख दो तो ये आ गया एल, है ना। तो ये बचेगा नीचे रूट एल मतलब 1/2। तो बच्चों ये हो जाएगा mL2t-2 और ये आएगा l टू द पावर 1/2, ये आ जाएगा बच्चों अल्फा, है ना। तो ये हो जाएगा mL 1/2, इसमें ऐड हो जाएगा तो 4 + 1 5/2 t⁻², ये आ जाएगा बच्चों अल्फा। हमें अल्फा इंटू बीटा चाहिए है, अल्फा और बीटा, तो ये लिख देंगे हम mL टू द पावर 5/2 t⁻² और बीटा है अपना l, प्रोडक्ट होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 2 5 ये आएगा 7/2 t⁻², राइट। तो बच्चों सारे क्वेश्चंस आप डायमेंशन एनालिसिस के कर सकते हैं इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन है बच्चे, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ एलिप्टिकली ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय, बच्चे काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कितनी, ये बच्चे अल्फा इंटू एस स्क्वायर, अल्फा इंटू एस स्क्वायर, वेयर एस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एस क्या है, डिस्टेंस। ऑब्वियसली हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, के का, अल्फा का। तो हम देख सकते हैं के क्या हो गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है mL2t-2 अल्फा और ये डिस्टेंस है l⁻², राइट। क्या आ गया बच्चों, mL0t-2। क्लियर। तो बच्चे हम देख सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने डायमेंशन फॉर्मूले की एप्लीकेशन कर लिए, यूनिट कन्वर्जन, चेकिंग द करेक्टनेस। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो करेंगे एरर्स। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में एरर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। थैंक यू।